स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 20 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको तमाम पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार के कितने जिले शामिल हैं। इस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। अगर हम बात करें 2023 के फरवरी महीने के आधार पर जो चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है, तो इसकी ओवरऑल सेगमेंट में बिहार के एक भी जिले शामिल नहीं है। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने इसकी सम्मिलित जानकारी आपके साथ साझा किया था। जबकि बात करें शिक्षा के लिए जो डेल्टा रैंकिंग जारी हुई, इसमें पहला व दूसरा जो जिला है ये बिहार का जिला है। तो नीति आयोग की तरफ से जो डेल्टा रैंकिंग जारी होती है आकांक्षी जिलों की, तो एजुकेशन सेगमेंट की बात करें या फिर इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर बिहार का शेखपुरा जिला है और द्वितीय स्थान पर बिहार का पूर्णिया जिला है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। पूरे भारत की जो जिलों की श्रेणी है या फिर जिलों की जो सूची है आकांक्षी जिलों की, खासकर 112 जिलों की, तो उसमें प्रथम व द्वितीय स्थान पर बिहार का जिला है। एक है शेखपुरा, दूसरा पूर्णिया। हालांकि इसके अतिरिक्त जो अन्य 3 जिले हैं टॉप 5 में, इसमें झारखंड के 3 जिले हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज के अंतर्गत तमाम चीजों की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाता है। डेली सुबह आप आधे घंटे का समय निकालकर इस श्रृंखला के वीडियो को फॉलो कीजिए और इसका फ्री पीडीएफ बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस चीज के लिए श्योर रहें, क्योंकि बीपीएससी मेकर 2020 से आपके साथ है और यहाँ से आपको बेहतर क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है। और रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, तो प्रत्येक संडे को जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जितने भी छात्र इसमें रजिस्टर हैं, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र टेस्ट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो जो भी इसमें रजिस्टर हैं और अभी तक टेस्ट को अटेंड नहीं किए हैं, तो टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए, जिसके माध्यम से ही आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। और जो भी नए छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, जहां पर ये तमाम मटेरियल आपको मिलेगा। इसी में आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। आपको ध्यान रखना, जब भी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि आपको एक बात यह भी ध्यान रखना है कि जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम प्रस्तावित है, जो आयोग की तरफ से जो प्रस्तावित डेट है, यह है 30 सितंबर 2023। ऐसे में आप घर बैठे आप यहां से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें। अब यहां पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य, एक्चुअली में यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया, मिस टाइपिंग हुआ है, आप लोग सुधार कर लेंगे। बात हो रही है बिहार राज्य की। तो निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मोनिका दास, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव तथा 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर मतदाताओं को यानी कि वोटरों को जागरूक करने के लिए ट्रांसजेंडर का भी सहारा लिया जा रहा है। और इसी दिशा में आपको ध्यान रखना, यानी कि इसी क्रम में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर को लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। और इस फैसले के परिणाम स्वरूप आपको ध्यान रखना कि चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार का चुनाव स्टेट आइकन बनाया है। हालांकि हम बात करें मोनिका दास की, तो वर्तमान समय में पटना के कंकड़बाग में कैनरा बैंक में ये कार्यरत है। हालांकि इसको यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी छात्र पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो इनसे मिल सकते हैं, जाइए कैनरा बैंक में, वहीं आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, क्योंकि बात हो रही थी स्टेट आइकन की। तो ऐसे में हमने कुछ समय पहले आपको एक जानकारी दिया था। जनवरी 2023 में आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। हालांकि बात हुई है मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ चीजें जो हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स के प्रश्न में बने हैं, उनसे संबंधित तथ्यों की यहाँ पर हमने जानकारी आपके साथ साझा किया है। फिलहाल उससे पहले हम बात कर लेते हैं मैथिली ठाकुर कहाँ की रहने वाली है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ऐसे में इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई सन 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैथिली ठाकुर जो कि बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, ये बिहार के किस जिले की रहने वाली है, तो मधुबनी बिहार की रहने वाली है।
आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये जो 128 कलाकारों की बात किया जा रहा है, ये पूरे भारत से 128 कलाकारों का चयन किया गया है इन तीनों वर्षों के लिए। और 128 कलाकारों में से बिहार के 13 कलाकार शामिल हैं, जिनमें कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। और इन 5 महिलाओं में बात करें तो इसमें मैथिली ठाकुर भी शामिल है, जिन्हें कि बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त मैथिली ठाकुर से संबंधित और भी कई जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर आप पहले पॉइंट में देखेंगे कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अति महत्वपूर्ण है, हाल ही में कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था। साथ ही 2022 में वे बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। 2022 में जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ, वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। जिस समय एग्जाम में प्रश्न पूछा गया उस समय बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे मनोज तिवारी, लेकिन उससे भी पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर 2021 में थे पंकज त्रिपाठी। लेकिन मौजूदा समय में बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मैथिली ठाकुर है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और हालांकि बात करें स्टेट आइकन की, तो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। ये जानकारी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिया। तो मैथिली ठाकुर से संबंधित इतनी सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये दूसरा प्रश्न है कि 16 से 18 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के संदर्भ में खिलाड़ी और उन्हें मिले पदक का कौन सा मिलान सही है। यानी कि बिहार की खिलाड़ी और पदक की बात करें जो मिला है, इनमें से कौन सा मिलान सत्य है, हमें सत्य या फिर सही कथन की ही, सही मिलान की ही पहचान करना है। जैसे बात करें यहाँ पर पहले विकल्प की, तो पहला विकल्प है निर्जला कुमारी, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया 49 kg वर्ग में। तो ये कथन यहाँ पर या फिर ये मिलान यहाँ पर सत्य है। जबकि बात करें प्रिंस यादव की, तो प्रिंस यादव ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया 80 kg वर्ग में। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। जबकि बात करें इसके अतिरिक्त 2 विकल्प की, तो दोनों विकल्प यहाँ पर असत्य है। तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके साथ आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 16 से 18 अप्रैल 2023 तक नंदनी नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय जिला की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि ये प्रश्न किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट को आप देख के समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें भारत ने बल्कि बिहार के इतिहास में कुश्ती की, तो पिछले 50 वर्षों के इतिहास में महिला वर्ग में यह पहला पदक है जो कि कुश्ती में बिहार को मिला है। जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर मेडल मिला है और ये मेडल दिला है किसने, तो बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर बात करेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में। जो विकल्प नंबर सी में आप देख रहे हैं, अमन शहरावत के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया और 57 kg भार वर्ग में। ये कथन सत्य तो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न में हमने चर्चा किया था अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की, लेकिन यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखें, यहाँ पर हमने विस्तार से लिखा है कि हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में पहलवान अमन शहरावत ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट तैयार किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि केरल सरकार, आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। तो केरल सरकार का जल बजट देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा लाया गया पहला जल बजट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इस श्रेणी में आप इस प्रश्न को रखेंगे। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो केरल में मानसून के दौरान अच्छी बारिश के बावजूद गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है। मानसून के दौरान केरल में अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए भी हाल ही में केरल सरकार ने जल बजट तैयार किया है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, ये भारत का पहला राज्य है जो कि जल बजट तैयार किया या फिर अपनाया है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ऐसे में इस बजट से जल जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल हो सके और इसकी बर्बादी पर भी रोक लगाया जा सकेगा। ये कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा इस बजट को तैयार किया गया है। अब यहाँ पर बात करें जल की चर्चा हुई, तो जल से संबंधित कुछ ऐसे बेसिक से फैक्ट हैं, हमने देखा कि कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं।
तो जल की बात करें तो जल एक रासायनिक पदार्थ है। इसी से संबंधित यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया कि जल कैसा पदार्थ है। तो जल एक रासायनिक पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। जबकि बात करें कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 3/4 भाग जो है ये पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि विश्व में जल का कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है या फिर महासागरों में पाया जाता है। तो 96.5% जो जल है यह महासागरों में पाया जाता है। लगभग मान के चलिए 97%। कहीं कहीं विकल्प में आपको 97 भी दिख सकता है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। हालांकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के स्थापना से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बना है कि अभी हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में और उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी उस समय जो प्रधानमंत्री थी भारत की वो थी इंदिरा गांधी, और आपको ध्यान रखना है 2023 में इसका 50 वर्ष पूरा हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की, साथ ही एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष जो पूरा हुआ इसी को चिन्हित करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित ये पॉइंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है। इसका एक मूल उद्देश्य है। बिग कैट अलायंस की बात करें या फिर बिग कैट की बात करें तो इसके अंतर्गत ये 7 आते हैं, 7 प्रजाति, जिनमें का आपको ध्यान रखना है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो बिल्ली की इन्हीं 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई, जो कि संस्थापक सदस्य की बात करें तो इसमें शामिल हुआ है नेपाल। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जबकि बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो इसकी स्थापना की गई थी 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को मनाया गया और इसी दिन यानी कि जन्मदिन के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी नेपाल की, तो नेपाल के बारे में आपको ध्यान रखना। नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री ये है पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। जबकि बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की, तो नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में आई वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। इस तरह के प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो नवीनतम डेटा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर विस्तार पूर्वक दे दूं कि वाणिज्य मंत्रालय की जो नई रिपोर्ट आई है, तो इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 यानी कि यहाँ पर अर्थ है वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि आंकड़ों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई ये भी आपको ध्यान रखना, 7.65% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज किया गया। जबकि बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में कि भारत से अमेरिका में जो निर्यात हुआ है, आपको ध्यान रखना है 2.81% बढ़कर अब ये हो गया है 78.31 बिलियन डॉलर। जबकि बात करें आयात की, तो आयात लगभग 16% बढ़कर हो गया 50.24 बिलियन डॉलर। तो इस प्रकार से आपको दोनों मिला के ध्यान रखना है, जो बढ़ोतरी हुई है द्विपक्षीय व्यापार में अब ये हो चुकी है 128.55 बिलियन डॉलर। ये संबंधित बातें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है, ये आंकड़े आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों में चीन दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर विकल्प को देखकर समझ सकते हैं, विकल्प को हमने इसी प्रकार से सजाया है, जैसे कि पहले स्थान पर आपका हो जाएगा अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन,
तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जबकि चौथे स्थान पर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रख लेना है। हालांकि एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर शामिल किया है कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। भारत जो है, भारत देश, अपना भारत, ये भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश की। यहाँ पर आप इस सूची को याद रखेंगे, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आपको ध्यान रखना है अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, संयुक्त अरब अमीरात तीसरे, सऊदी अरब चौथे, रूस पांचवें और जर्मनी छठे स्थान पर है। हालांकि ये डेटा अपडेटेड होते रहते हैं, तो आपको फिलहाल के लिए इतना तो याद रखना है, ये नया डेटा है, आने वाले समय में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जो भी चेंजेस होती है इससे डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत वो चीजें आपको अपडेट कराई जाती है। बीपीएससी मेकर पर पूर्ण भरोसा रखें, निश्चित तौर पर आपको हेल्प यहाँ से होने वाली है। अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा राज्य सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियों में से एक फेडेक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ राज सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया। दरअसल आपको ये ध्यान रखना, उन्हें यह सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इंडिया हाउस में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया है। तरनजीत संधू की बात करें तो ये भारत के राजदूत हैं अमेरिका में। ये यहाँ से ध्यान रखें, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में राज्य सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा अगला पॉइंट होगा प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने आपको जानकारी दिया है, लेकिन पुनः यहाँ पर हमने इसे रिवाइज पर्पज से यहाँ पर शामिल किया है कि 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। इनसे संबंधित एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। अब बात करें 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 2023 को मनाया गया, इसका निर्धारित थीम क्या था? तो इसका थीम था डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये इसका निर्धारित थीम था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 18 अप्रैल 2023 को विरासत परिवर्तन यानी कि हेरिटेज चेंज थीम या फिर विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस थीम से भी ये जाहिर हो रहा है कि इसका जो संबंध होगा ये विश्व विरासत दिवस से हो सकता है। हालांकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, यानी कि विश्व विरासत दिवस अभी हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया, जिसका निर्धारित थीम था हेरिटेज चेंज। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है कि विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक स्थलों के महत्व को लोगों के बीच उजागर करना है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट में, इसका 2023 का निर्धारित थीम क्या है? तो 2023 का निर्धारित थीम है विरासत परिवर्तन यानी कि हेरिटेज चेंज, जबकि 2022 का इसका थीम क्या था? ये भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। विरासत और जलवायु, ये 2022 का इसका निर्धारित थीम था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज या फिर विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया था। इसी सीरीज के अंतर्गत ये आपको जानकारी दिया गया था, रिवीजन पर्पज से यहाँ पर हमने शामिल किया है। जबकि बात करें यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, तो अगस्त 2022 में एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलिया वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है? तो बिहार से है, बिहार के मुजफ्फरपुर से है। और इस कॉलेज का नाम क्या है? तो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर की खगोलिया वेधशाला बहुत दिनों से ये मतलब बंद थी, मतलब ये संकटग्रस्त के कगार पर थी। तो अभी हाल में इस वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हाल ही में एप्पल ने अपना पहला स्टोर खोला है? तो राइट आंसर होगा, ये स्टोर खोला है कहाँ पर? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल ने अपना पहला स्टोर खोला है। दरअसल आपको ये ध्यान रखना, एप्पल की चर्चा हुई तो एप्पल कहाँ की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एप्पल जो आप मोबाइल फोन देखते हैं, इसका मूल कंपनी का नाम है एप्पल इंक और ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। आपको ध्यान रखना, ये अमेरिकी कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को और इसका मुख्यालय क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया अमेरिका में अवस्थित है। और बात करें यहाँ पर हम अगले पॉइंट की, तो वर्तमान में जो एप्पल के सीईओ हैं
ये है टीम कुक। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अभी हाल ही में एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला स्टोर खोला है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल की, तो ऐसे में नोकिया हाल ही के दिनों में खबरों में था। नोकिया से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नोकिया की बात करें तो नोकिया कॉर्पोरेशन फिनलैंड की एक बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है और इसका मुख्यालय फिनलैंड के केलानियमी एस्प्रो में स्थित है। नोकिया की स्थापना हुई थी 12 मई 1865 को और हाल ही में एक प्रश्न बना है कि हाल ही में 60 साल बाद नोकिया ने अपने लोगो में बदलाव किया है और ये नया लोगो क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोकिया का नया लोगो है और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हालांकि 1866 में नोकिया ने अपना पहला लोगो तैयार किया था। इसमें केवल एक मछली की छवि थी। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 1866 में नोकिया के द्वारा तैयार किया गया नोकिया का पहला लोगो था। हालांकि समय समय पर इसमें चेंजेस होते रहे। आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं। 1978 से 2023 तक नोकिया का ये लोगो मतलब चल रहा था, लेकिन 2023 में नोकिया ने अपना एक नया लोगो लॉन्च किया जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये संबंधित जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने इसकी जानकारी आपके साथ साझा किया था, लेकिन पुनः से यहाँ पर आपको दिखाया क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये अंतराल था 60 साल का। 60 साल के बाद नोकिया ने अपने लोगो में बदलाव किया है और पहला लोगो में क्या दर्शाया गया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला अब नवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पीएम मित्रा पार्क का शुभारंभ किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 2 जिले में भी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया। ये 2 जिले हैं लखनऊ और हरदोई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और बी, और इस आधार पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने, यहाँ पे मंत्री छूट के आप लोग ऐड कर लेंगे, पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ और हरदोई जिले में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया है। हालांकि हमने एक जानकारी आपको कुछ समय पहले दिया था कि पूरे भारत के 7 राज्यों में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाना है और इसके तहत जो पीएम मित्रा शब्द है इसमें इसका पूरा नाम क्या है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी को यहाँ पे हमने दर्शाया है। इसका पूरा नाम होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपील पार्क, ये इसका पूरा नाम होता है। और इससे संबंधित एक जानकारी यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क परियोजना को मंजूरी दिया था और इस परियोजना में देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और इन 7 राज्यों की बात करें तो इस 7 राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। और यहाँ पे बात हो रही है उद्योग की, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। बिहार के उद्योग की बात हुई तो बिहार ने अभी हाल ही में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च किया था और उस समय बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वे थे सैयद शाहनवाज हुसैन। हालांकि एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि एथनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। आप सभी को हमने जानकारी दिया था कि एथनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था बिहार। ये सारी बातें आपको याद होगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पे। ये भी अति महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा खबरों में है। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीरिया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि इस्लामिक गणराज्य सीरिया हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। अब यहाँ पर शब्द आता है नार्को स्टेट, आखिर है क्या। अगर हम बात करें नार्को स्टेट की तो आप इसे आसान शब्दों में समझिए। नार्को स्टेट का मतलब होता है वह देश या फिर उस देश से इसका संबंध है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर ही निर्भर होती है। यानी कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूर्ण रूप से नशे के निर्यात पर ही आश्रित होती है। वैसे देश को नार्को स्टेट कहकर संबोधित किया जाता है। और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि नार्को स्टेट देश जो बना है ये दुनिया का पहला देश है सीरिया। सीरिया की बात करें तो सीरिया मुख्यतः एम्फेटीन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है जो कि नशे से संबंधित है। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है इसे गरीबों का कोक भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला 11वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार पर अर्थात कॉमनवेल्थ कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जबकि वहीं पे बात करें हम उपाध्यक्ष की तो नाइजीरिया देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है अबूजा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका संबंध जो है ये तमिलनाडु से।
अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए इन सारे बातों के बारे में, क्योंकि जो चीजें आप विस्तार से लिखते हैं वो आपको लंबे समय तक याद हो जाती है। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया था, आप लोग इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि इस कोर्स में तमाम चीजें आपके लिए उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। जब भी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना BM100 का, जिसके बाद आपको इसमें भारी डिस्काउंट मिलेगा और अपनी तैयारी को आप यहाँ से नई दिशा दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।